निर्माण आयुष के YouTube चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित MCQs। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में कोयला का चौथा बड़ा भंडार है तथा भारत कोयले का दूसरा बड़ा उत्पादक एवं आयातक देश है। दूसरा, कार्बन, राख और नमी की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, बिटुमिनस कोयला सबसे बेहतर कोयला होता है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल सही है कि भारत में चौथा बड़ा भंडार है कोयला का, और कोयला का दूसरा बड़ा उत्पादक भी, मतलब प्रोड्यूसर भी है और इंपोर्टर भी है। सेकंड रैंक है उसमें। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कार्बन, राख और नमी की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है, जिसके नाम है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि बिटुमिनस कोयला सबसे बेहतर कोयला होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये सबसे बेहतर कोयला नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, एंथ्रेसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, अगर बात की जाए एंथ्रेसाइट की, इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। बात की जाए अगर बिटुमिनस की, तो इसमें 40 से 80% कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें 42 अप्रॉक्सीमेटली है, ये 55% कार्बन होता है। और जो पीट होता है उसमें जो लेस देन, मतलब 40 to 55% कार्बन होता है। ओके, चलते अब नेक्स्ट। पहले ये देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये। इसमें लिखा है, कोयला सेक्टर कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन एम्स टू बिकम द टॉप एक्सपोर्टर। मतलब कोयले के टॉप एक्सपोर्टर बनने का लक्ष्य है भारत का। और ये देखिए क्या लिखा है, ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग लॉन्च्ड। मतलब भारत में 41 जो कोल ब्लॉक्स है उनकी कमर्शियल माइनिंग को इंडिया ने उसके प्रोसेस को शुरू किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी कमर्शियलाइजेशन मतलब वाणिज्यीकरण करना शुरू किया है भारत ने कोयला ब्लॉक्स का। चलते हैं आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD के अंतर्गत 3 मिसाइल इंटरसेप्टर शामिल है। दूसरा, उन्नत वायु रक्षा अर्थात एडवांस्ड एयर डिफेंस, बाह्य वातावरण इंटरसेप्टर तथा पृथ्वी वायु रक्षा, पृथ्वी एयर डिफेंस अंतः वातावरण इंटरसेप्टर के रूप में कार्य करती है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D। सही उत्तर क्या है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। क्या सही उत्तर होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो ये 2 है हमारे पास, 2 मिसाइल इंटरसेप्टर है हमारे पास। इसमें एक है PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरी है AAD, एडवांस एयर डिफेंस। अगर बात करें पृथ्वी एयर डिफेंस की, तो इसको प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रद्युम्न। ये याद रखेंगे। डेवलप किसके द्वारा की गई है? ये DRDO के द्वारा। और ये है हमारी एक्सो एटमॉस्फेरिक। जबकि हमारे सेकंड स्टेटमेंट में पृथ्वी को क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो, इसको मैंने अंतः वातावरण इंटरसेप्टर, अर्थात इसमें हमने लिखा है इसको एंडो एटमॉस्फेरिक, तो ये गलत हुआ। और उसके बाद अगर बात करें कि ये कितनी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट कर देगी मिसाइल
ये 50 से 80 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे किसी भी मिसाइल को क्या कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। बात करें अगर एडवांस्ड एयर डिफेंस की, इसको हम किस नाम से भी जाना जाते हैं, अश्विन के नाम से। ठीक है, तो ये अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है और ये एंडो एटमॉस्फेरिक है, मतलब ये अंतः वातावरणीय है। और ये किस उच्च जो एल्टीट्यूड पे क्या करेगी, शत्रु मिसाइलों को नष्ट कर सकती है या इंटरसेप्ट कर सकती है, ये 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 2 इंटरसेप्टर हुए हमारे, PAD और AAD। ओके, चलते हैं अब आगे। ये क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्री क्लिनिकल एक्सप्लोरेटरी। तीसरा, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से वैक्सीन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उनका सही अनुक्रम क्या है, मतलब किस तरह की स्टेज से होकर गुजरना होता है जब कोई वैक्सीन डेवलप की जाती है। ये 6 मैंने आपको लिख के बता दिए, 6 स्टेज होती है। बस आपको ये बताना है कि स्टेप बाय स्टेप इनका जो सही ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन सी आएगी और लास्ट ऑर्डर कौन सा होगा, उस अनुक्रम में आपको लिखना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। हो सकता है यूपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन नहीं आ जाए। ठीक है, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर, ये है 2 1 4 3 6 5, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, एक्सप्लोरेटरी, उसके बाद प्री क्लिनिकल, उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होगा, ये रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होगा, उसके बाद क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और क्वालिटी कंट्रोल ये लास्ट स्टेज है इसकी। ये हमें याद रखना है स्टूडेंट, इस ऑर्डर को याद रखना। ओके, बिल्कुल मत भूलना। इसमें बस मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा क्लिनिकल डेवलपमेंट वाली स्टेज है, जो क्लिनिकल डेवलपमेंट वाली जो हमारी 3rd स्टेज है, इसके भी 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, ठीक है, और तीसरा हो गया फेज़ 3। ये बात आप याद रखना। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, उमिफेनोविर टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल। देखो, ये जो ड्रग है जिसको कोविड-19 के खिलाफ इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस और ये कितनी ये कारगर है, उसके ट्रायल चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, एक कॉन्स्टिट्यूएंट लैब ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR की एक क्या है, ये एक लैब है। ठीक है, ये क्या कर रही है, हैज़ रिसीव्ड परमिशन टू फॉर कैरिंग आउट फेज़ 3 ट्रायल्स फॉर द यूज़ ऑफ यूमिफेनोविर अगेंस्ट कोविड-19, मतलब इसको अप्रूवल मिला है कि ये फेज़ 3 ट्रायल के लिए कि ये इसको इफ़ेक्टिवनेस को चेक करे। ठीक है, तो ये किसका, क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेज़ 3 ट्रायल, मतलब जो आपके स्टेजेस थी क्या थी, एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल थी, फिर ये क्लिनिकल डेवलपमेंट के भी फेज़ 3 ट्रायल के लिए इसको परमिशन मिली है कि चेक किया जाए कि ये कितनी प्रभावी है कोविड-19 के इलाज के लिए। तो एक तो हमें इस ड्रग का नाम याद रखना है। ठीक है, और जो ये 6 जो आपके स्टेजेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चले आगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इस बार जो संडे का द हिंदू आया था स्टूडेंट, संडे के दिन द हिंदू आया था, मैं पहले भी आप सभी बच्चों को बोल चुका हूँ कि संडे के द हिंदू का जो FAQs वाला जो पेपर होता है, पेज होता है, उसको अगर आप जब तक UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको हर संडे आप ज़रूर पढ़ना। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आती है उसमें, किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात ADB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ADB एक बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसी है जो विश्व बैंक की तर्ज पर कार्य करती है। दूसरा, इसमें भारित मतदान प्रणाली, वेटेड वोटिंग सिस्टम, जिसमें सदस्य देश को
पूंजी अंशदान के आधार पर वोटिंग प्रदान की जाती है, मतलब उनकी जो वोटिंग राइट होगी वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के आधार पर दिया जाएगा, ये बात बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है एडीबी में सबसे बड़ा वोटिंग अधिकार जो वोटिंग राइट है जापान और यूएसए को प्राप्त है। अब आपको बताना है कि एडीबी के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने एडीबी के ऊपर। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये। इस खबर में क्या लिखा है? एडीबी इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2020-21। मतलब एडीबी ने बोला है कि जो इकोनॉमी है 2020-21 में 4% क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, देखा है इसमें क्या लिखे? कंट्रीज इन डेवलपिंग एशिया विल बेयरली ग्रो इन 2020, मतलब मुश्किल से ही वो वहाँ पे ग्रो होगी। बट चाइना इज़ एक्सपेक्टेड टू सी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 1.8% इन 2020, मतलब जो चाइना है वो 2020 में जो उसका किस जो रेट होगी वो 1.8% बता रहा है एडीबी, जो कि उसकी 2019 की जो ग्रोथ रेट है 6.1 उससे ये कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात बोली है इसने। तो ये एडीबी चर्चा में आया, इंडिया के बारे में भी बोला। इस तरह तो बहुत सारे फोरकास्ट आते रहेंगे, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है एडीबी है क्या। ठीक है, तो एडीबी के बारे में हमने देख लिया। मल्टीलेटरल ये जो क्या है लैंडिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड बैंक के ही मॉडल पे काम करती है। ओके, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है एडीबी का वो है मनीला में। एस्टेब्लिश कब हुआ ये? 1966 में। अगर बात किया जाए इसमें वोटिंग शेयर की, तो अगर बात की जाए जापान और यूएसए जो लेटेस्ट अवेलेबल डाटा है उसके अनुसार दोनों का 15.6% इसमें वोटिंग शेयर है। उसके बाद चाइना, ठीक है, उसके बाद इंडिया, अगर इंडिया के शेयर की बात करें तो 6.4% है, और ऑस्ट्रेलिया इसका 5.8% है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद एफएस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्तीय क्षेत्र विनियामक फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो रेगुलेटर है जैसे आरबीआई, इरडाई, सेबी, पीएफआरडीए के जो प्रमुख अर्थात हेड होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। दूसरा, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आपको बताना है एफएसडीसी के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर है, चाहे आरबीआई हो, इरडाई हो, सेबी हो, पीएफआरडी हो, इसके जो हेड होते हैं इसके मेंबर होते हैं। और अगर बात किया जाए इसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ, एक नॉन स्टैट्यूटरी है, ये गैर वैधानिक है। एपेक्स काउंसिल अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अधीन एक नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है जिसको वर्ष 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब कार्यकारी आदेश के द्वारा इसको कार्यकारी आदेश से इसको गठित किया गया। ओके, अब ये देखते हैं हमने इस प्रश्न को बनाया क्यों। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी, और जो पैनल डिस्कस फिनटेक रेगुलेटरी बॉडी स्टेटस ऑफ आईबीसी। आईबीसी का स्टेटस क्या चल रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट जो मीटिंग है इन्होंने क्या बोला है कि एक मत से इन सभी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि वो कैसे भी करके whatever is necessary to revive the economy and preserve financial stability, जो भी प्रयास किए जा सकते हैं भारत को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वो सारे कदम उठाएंगे, ऐसी बात की है। एफएसडीसी के पैनल में ये बात हुई है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है, ये बात हमें याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, ट्रू नेट
जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। पहला, स्पेस एक्स द्वारा उपग्रह आधारित एक इंटरनेट सेवा। दूसरा, इंटरनेट आधारित धोखाधड़ी को रोकने वाला एक सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है। तीसरा, विश्व स्तर पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं देशों को रैंकिंग प्रदान करने वाली एक रिपोर्ट है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए ट्रूनेट है क्या? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या है ट्रूनेट के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी कोई भी सही नहीं है, तो फिर ट्रूनेट है क्या? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है आज की। हाउ ट्रूनेट टेस्ट, एक टेस्ट है ये ट्रूनेट। किसके लिए? अभी इसको आईसीएमआर ने इसको अप्रूवल दिया है, अनुमोदित किया है कोविड-19 के टेस्ट के लिए। तो ये ट्रूनेट एक टेस्ट है। ओके, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बाकी इसमें दिया हुआ है किस तरह से काम करता है, मुझे नहीं लगता वो इतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है डेक्सामेथासोन, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की श्रेणी में आता है, जो कि एड्रेनल ग्रंथि द्वारा उत्पन्न कोर्टिसोल हार्मोन की नकल करता है। दूसरा, यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभावी रूप से कार्य करने पर रोग के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। कार्य न करने पर आएगा यहाँ पे, दोबारा से पढ़ देता हूँ। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभावी रूप से कार्य न करने पर रोग के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। अब आपको बताना है डेक्सामेथासोन के बारे में, ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या है? पिछले 3-4 दिनों से लगातार चर्चा में है ये डेक्सामेथासोन, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ है? स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है उससे जो एक आपका एक हार्मोन रिलीज़ होता है कोर्टिसोल, उसी की ही ये मिमिक करता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, मतलब पेन रिलीफ करती है ये आपको। और प्रतिरक्षा तंत्र अगर प्रभावी रूप से काम नहीं करता, तब रोग के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते ही ये चर्चा में क्यों आया डेक्सामेथासोन। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये। डेक्सामेथासोन क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे काम करता है? व्हाट रिकवरी ट्रायल फाउंड, मतलब जो रिकवरी ट्रायल चल रहे हैं यूके में, उन्होंने क्या पाया इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये एक लो कॉस्ट कम लागत वाला एक क्या है, स्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन। ठीक है, और इन दिनों काफ़ी ये चर्चा में आ गया है। रिकवरी जो ट्रायल चल रहा है यूके में, उसकी रिपोर्ट में इस पर चर्चा की गई है। तो ये इसका पूरा दिखा रखा है क्या काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसको commonly used to treat condition in which the body's immune system does not function, मतलब उस स्थिति में काम करता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए डेक्सामेथासोन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स दैट कॉज इन्फ्लामेशन, मतलब शरीर में जिस वजह से सूजन, दर्द या किसी पेन की सिचुएशन पैदा होती है, ये उन केमिकल्स के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और किस कैटेगरी में आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आता है। यहीं से स्टेटमेंट लिए मैंने। यहाँ पे देखिए जो यूके में जो रिकवरी ट्रायल चल रहे हैं उसका क्या खबर आई है, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे लिखा है, अभी आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। ये देखिए, द ड्रग वाज फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड डेथ रेट बाय 1/3 इन वेंटिलेटेड पेशेंट्स, मतलब कोविड-19 में जो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं पेशेंट्स, उनकी जो डेथ रेट को कितना रिड्यूस किया है इसने, 1/3। ठीक है, एंड 1/5 इन पेशेंट्स रिसीविंग ओनली ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं उनके अंदर जो डेथ रेट को इसने 1/5 को रिड्यूस किया है। मतलब यहाँ लगभग 33% और यहाँ 20% इसने डेथ रेट को रिड्यूस किया है। तो इसके चलते ये चर्चा में आया। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है एक प्रकार का, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, चर्चा में आया है ये। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह शहरी क्षेत्रों में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभावों को कम करेगा। दूसरा, अभियान के तहत 25 स्कीमों
को एक साथ लाया जाएगा तथा 12 विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। अब आप बताइए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है स्टूडेंट वो रॉन्ग है, क्योंकि ये लिखा है शहरी क्षेत्रों में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और जो ऑप्शन होगा वो सही होगा बी। ठीक है, ये यहाँ है, देखो यहाँ पे हमें बचना था। इसमें लिखा है शहरी क्षेत्रों में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को कम करना है, जबकि ये रूरल एरियाज़ के लिए लेके आई गई है। और अभियान के तहत 25 स्कीमों को एक साथ लाया जाएगा और 12 मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड सही हुआ और बी सही उत्तर है, फर्स्ट रॉन्ग है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर है, ₹50,000 करोड़ स्कीम फॉर माइग्रेंट्स। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही लॉन्च की गई है। ठीक है, ये 25 पब्लिक वर्क के जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन 116 डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे वित्त मंत्री जी ने बोला है। ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कल लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, टू इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर माइग्रेंट वर्कर, जो कि वापस अपने गांव में चले गए हैं। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा शहरों में, उनके लिए काम बंद हो गए, वापस वो गांव गए हैं, उनके बीच में रोजगार को सृजन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कल लॉन्च किया जाएगा इसको। ठीक है, ऑलरेडी जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सरकार जो माइग्रेंट वर्कर है उनका स्किल मैपिंग कर चुकी है। जब वो वापस अपने गांव आ रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि वो किन किन कामों को करते हैं, क्या उनका स्किल सेट है, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब क्या किया जाएंगे, जो 25 जो सरकारी सार्वजनिक कार्य की परियोजनाएं हैं उनमें उनको एंगेज किया जाएगा। ठीक है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सरकार जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पहले से ही क्या कर चुकी है, वो स्किल मैपिंग कर चुकी है। स्किल सेट्स क्या थे उनके, माइग्रेंट वर्कर जो वापस गए हैं, अब उनको कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाएगा। ये देखिए लिखा है, विल बी एम्प्लॉयड इन रूरल हाउसिंग। ग्रामीण आवास की जो योजनाएं चल रही है उनमें, रूरल कनेक्टिविटी इंक्लूड जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें एंगेज किया जाएगा, नेशनल हाईवेज़ में, रेलवे के काम में, कम्युनिटी सैनिटेशंस में, वहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत के जो काम है, आंगनवाड़ीज़ में, और वाटर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट है, जैसे डिगिंग ऑफ वेल्स, जो कुएं खोदना गांव में, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के जो काम है उनमें उनको एंगेज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 25 तरह के अलग अलग टाइप के वर्क उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, कोडू मनाल खुदाई, कोडू मनाल एक्सकेवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कोडू मनाल केरल के इरोड जिले में नोय्यल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित एक गांव है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसका वर्णन संगम साहित्य में भी है। अब आपको बताना है कि कोडू मनाल एक्सकेवेशन के बारे में ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है। ठीक है, आप मुझे जवाब बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। अब हम, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, चलते हैं उस पर। ये देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ठीक है, ये CO2 की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ठीक है, किसको अवशोषित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सौर विकिरण का जो इंफ्रारेड पार्ट है। ठीक है, और वो भी जो हमारा आउटगोइंग रेडिएशन है उसको ये अवशोषित करती है। ओके, जिसके चलते वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैं यहाँ नोट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट, महत्वपूर्ण है, हो सकता है पीटी में आ जाए, कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी, ग्रीन हाउस गैसेज, मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर किन किन ग्रीन हाउस गैसेज का वर्णन जिक्र किया गया है उनका आपको बोला था कि मुझे बताना, किसी ने लिख के नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पास अपना होमवर्क करके रखना आप उसको, जिसमें लिखा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत केवल जो हमारी वाटर वेपर, जल वाष्प,
ठीक है, वो ऐसी जो ग्रीन हाउस गैस है जिसकी एबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, अवशोषित करती है, किसको, जो इनकमिंग यूवीज है हमारी, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है, आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, इस बात को आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।